आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया, वो भी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। और इस वीडियो में मैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, मतलब जो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, मतलब हमारा देश इंडिपेंडेंस होने के पहले किस तरह उससे हमारा देश में लॉ कानून रूल चलता था, उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। और ये जो मेरा वीडियो है आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और कोई भी एग्जाम जिसमें कि एक इंडियन पॉलिटिक्स एक हिस्सा है, उसमें आपको मदद करेगा। प्रैक्टिस मोर इन शॉर्ट टाइम, मतलब आपको मैं बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने की प्रोवाइड करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। डेप्थ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब आप आपको के साथ हर एक क्वेश्चन का डेप्थ डिस्कशन, मतलब उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अपडेट योर प्रीवियस नॉलेज, मतलब आपका जो पहले का जो नॉलेज था उसको नए इस वीडियो में दिया हुआ इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन डिस्कशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, हमारा देश में जो ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा सबसे पहले जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आया था, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। तो उस एक्ट का कौन सा फीचर्स इसमें से सही है? देखिए, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जो बंगाल का जो गवर्नर था उनको क्या गवर्नर जनरल बोला गया था बंगाल का। हाँ, सही है। क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम, क्या और उनको गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए क्या 4 मेंबर को चुन बना, मतलब उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको असिस्ट करने के लिए दिया गया था। हाँ, सही है। It made the governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal, मतलब बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में दिया गया था। हाँ, सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 comprising on चीफ जस्टिस एंड 3 other जजेस। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसमें क्या किया है ना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, इसका एक एक्ट पास हुआ था। और इस वो जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट किस ईयर बना था ना, 1774 को। हाँ, इसका तीनों का तीनों ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द एबव। देखिए, इसके साथ और क्या फीचर्स था, ये तो सही बोले। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड ऑरेन हेस्टिंग, जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल के वो है लॉर्ड ऑरेन हेस्टिंग। ये आता है, हिस्ट्री में भी पूछा जाता है सवाल को। It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives। क्या हुआ ना, इसमें यह भी कानून था कि जो इस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करोगे, वो कोई भी किसी से ब्राइब्स नहीं ले सकते, पैसे नहीं ले सकते, ये रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू व्हिच रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो बना था कलकत्ता में सबसे पहले, वो कौन सा एक्ट के तहत बना था? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, एक्ट ऑफ 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta in 1774 comprising on Chief Justice and 3 other judges। तो वहाँ पे कितना चीफ जस्टिस थे ना, एक कितना, मतलब और असिस्ट करने वाला जज कौन था, कौन कितने थे ना, 3, उनको असिस्ट करने के लिए जज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब कौन सा एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है? देखिए, जो 1773 एक्ट के बाद एक नया, उसका तुरंत बाद कुछ साल बाद एक एक्ट आया था जिसको कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। वो एक्ट आया था एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट एक्ट था, देखिए, in a bid to rectify the defect of regulating act of 1773 the British Parliament passed the amending act of 1781। क्या हुआ ना, जो गड़बड़ था 1773 एक्ट में, जो गड़बड़ था उसको रेक्टिफाई करने के लिए, संशोधन करने के लिए 1781 में एक नया एक्ट पास किए थे, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब इस एक्ट को सेटलमेंट करने के लिए वो एक्ट पास किए थे।
द नेक्स्ट इंपोर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जो 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, दूसरा रेगुलेटिंग और अमेंडिंग एक्ट और सेटलमेंट एक्ट 1781 में आया था। उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1884। Which one of the following is the features of Pitt's India Act 1784? जो 1784 में जो एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसका फीचर्स क्या था देखिए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है चुनिए। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 50% कंपनी का शेयर 50% था और उनका जो ब्रिटिश क्राउन था उनका परसेंटेज 50% था। इस जो कंडीशन में जो कंपनी आया था तो उसमें क्या हुआ ना, पहले एक साथ काम सब करते थे, कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन को एक साथ देखते थे, लेकिन क्या हुआ ना बाद में क्या हुआ 1784 एक्ट के हिसाब से क्या हुआ ना, जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग काम करेंगे। इट एस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। क्या हुआ ना, एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम एस्टेब्लिश किए थे। द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पैशंस इन इंडिया, पोजीशन इन इंडिया। क्या हुआ ना, जो एक्ट 1785 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोले, क्या बोले थे कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश का अधीन है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया मतलब ब्रिटिश का अधीन है। हाँ, ये सारा का सारा बात सही है, ठीक है। देखिए जो बात है, इट एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है ना, इट अलाउड द कोर्ट डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। इसी स्टेटमेंट के तहत इंडिया में क्या होता है ना, उस एक्ट के हिसाब जो उनका शासन डबल गवर्नमेंट का शासन हो गया था। It distinguishes between the commercial and political function of the company. The act was significant for two reasons. First, the company territory in India were for the first time called the British possession. यहाँ पे जो जितना भी स्टेटमेंट है सारा सही है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। Which act also known as Act for the Good Government of India? कौन सा एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गुड गवर्नमेंट ऑफ एक्ट बोला जाता है। This significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857। देखिए जब क्या होता ना 1857 में सिपाही म्यूटिनी और क्या था, जो विद्रोह हुआ था इंडियन पीपुल के अंदर, पहला विद्रोह था, मंगल पांडे ने किया था। उस विद्रोह के बाद, उस म्यूटिनी के बाद, रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों को फील हुआ कि हाँ हम जो इंडियन लोग हैं वो हमारे खिलाफ और भी रिवोल्ट कर सकते, इसलिए हमें उनको कुछ अच्छे से रखना पड़ेगा, अच्छे ढंग से उसके साथ पेश होना पड़ेगा। इसके लिए जो एक्ट आया था, कौन सा एक्ट, जो गुड गवर्नमेंट मतलब हाँ अच्छा सरकार होने के लिए एक एक्ट पास किए थे, इंडियन लोगों को दिलासा दिया कि हाँ हम अच्छे से रूल करेंगे। Abolished the East India Company and transferred the power of government, territory and revenue to the British Crown। क्या हुआ था ना, और सारा का सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था, कंट्रोल था, वो सारा का सारा अपने हाथ में ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे, ठीक है। सिंस 1858 द क्राउन रूल स्टार्टेड इन इंडिया। इसलिए जब ब्रिटिश क्राउन ने पूरा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ले गए तो क्या हो ना, उस दिन से 1858 से हमारा देश में, इंडिया में 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का रूल चलता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। कौन सा एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है देखिए। इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। लॉर्ड मोर्ले was the then secretary of state for India and Lord Minto was the then viceroy of India। उस वक्त क्या थे ना, जो सेक्रेटरी थे वो थे लॉर्ड मोर्ले और जो वाइसरॉय थे वो थे मिंटो। तो मोर्ले मिंटो मिलके एक्ट को पास किया था और इनका प्रेजेंस में ये एक्ट पास हुआ था, इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता था। कब पास हुआ था ना, 1909 को।
After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the Indian in the administration of their country. In pursuance of this policy of association, three acts were enacted by the British Parliament. क्या हुआ ना, जब 1857 में इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट के बाद इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को फील हुआ है कि हाँ, इंडियन लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए और भी आंदोलन रिवोल्ट कर सकते थे। इसलिए इंडिया पे अपना ये दबदबा मजबूत करने के लिए उन्होंने 3 एक्ट पास किए थे, वो भी इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम पे। पहले पास किए थे 1861 में एक एक्ट, उसके बाद 1892 में एक एक्ट पास किया तो वो भी इंडियन काउंसिल एक्ट था। वो थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे था। तो देखिए क्या होता है ना, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, क्या होता है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट जो सबसे पहले था 1861, उसमें क्या होता है, जो इंडियन लोगों को अपने मतलब गवर्नमेंट में कुछ शामिल किए थे। क्या होता है, इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जो रिवॉल्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था ना, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया था ना, इंडियंस को एडमिट किया था अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में और नॉमिनेट किया था अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जैसे कि ये इंडियन लोग होने से क्या होगा ना, इंडियन लोगों को रिवोल्ट करने से मना करेंगे और समझा पाएंगे कि रिवोल्ट मत करो, हम सब मिलके है। तो वो जो 3 व्यक्ति थे कौन थे, राजा राजा ऑफ बेनारस, बेनारस के राजा थे, द महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला का महाराज थे, एंड सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति थे उस वक्त 1861 एक्ट पास होने के बाद 1862 में उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये 3 व्यक्ति मिले थे, नॉमिनेटेड हुए थे। उसका बाद सवाल है, व्हिच एक्ट इज आल्सो नोन एज मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। कौन सा एक्ट को मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जाना जाता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1999 is also known as Montagu-Chelmsford Reform। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 को जाना जाता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्यों? देखिए, उस वक्त मोंटेगू पहले जो नाम था वो सेक्रेटरी का आता है, चेम्सफोर्ड जो बाद का नाम है वो वाइसरॉय का आता है। उसका वहाँ पे भी वही होता है। 1999 का एक्ट में जो सेक्रेटरी का नाम था मोरले वो पहले आता था, और जो वाइसरॉय का नाम था मिंटो वो बाद में आता था। यहाँ पे भी 1919 में वही सही है, सेक्रेटरी पहले आते हैं, वाइसरॉय बाद में आते हैं। क्योंकि देखिए, ये याद रखिए, ये भी सवाल पूछ देते हैं कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड में कौन कौन सा पोस्ट में थे। मोंटेगू सेक्रेटरी में थे और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय में थे। यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ऐसे करके वाइसरॉय, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए, सेक्रेटरी वाइसरॉय, पहला वाला सेक्रेटरी, सेकंड वाला वाइसरॉय। Montagu was the Secretary of State for India. Lord Chelmsford was the Viceroy of India, which came into force in 1921। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, वो कब का मतलब लागू हुआ था, फोर्स में आया था, एक्टेड हुआ था 1921 में। द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तब क्या हुआ था ना, जो देश शासन करने के लिए जो रूल चलता था, तो वहां पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए पावर को 2 हिस्से में बांट दिए। एक सेंट्रल में बांट दिए, दूसरा प्रोविंशियल में, स्टेट में बांट दिए। अब देखिए, प्रोविंशियल में, सेंट्रल में तो गवर्नर वाइसरॉय चलाते थे। प्रोविंशियल में क्या होता था ना, एक गवर्नर के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दिए थे ट्रांसफर सब्जेक्ट को चलाने के लिए। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर एंड रिवर्स सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में डिवाइड किए थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होता है ना, ये देखिए, यहाँ पे 2 तरह का शासन है, ट्रांसफर और रिवर्स, इसलिए इसको डायरकी और डबल रूल और डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है। ये एक यूपीएससी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, करिए, हाँ शायद एनडीए में, कि डायर की जो शब्द है वो कौन सा एक्ट में
आया है हमारा इंडिया में, और कौन सा एक्ट में डायरकी के बारे में उल्लेख किया गया है। वो 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये बात उल्लेख किया है। और इसका मतलब है गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल एक रूल है, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल दो। ये दोनों तरह का गवर्नर रूल करते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेके, इसलिए इसको डायरेक्ट और डबल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है। उसके साथ और भी क्या आया था उस एक्ट में पास हुआ था ना, बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब सेंट्रल में दो हाउस होगा, अपर हाउस लोअर हाउस, जो कि अभी भी है हमारा देश में, लोकसभा राज्यसभा। अपर हाउस राज्यसभा होता है, लोअर हाउस लोकसभा होता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। और क्या था ना, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल पार्टी है और जो रिलीजियस पार्टी है, उनका हर एक बंदा कोई ना कोई एक एक रिलीजियस से कोई एक दो बंदा खड़े हो सकते हैं, ये भी एक्ट पास किए थे। डायरेक्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एक्ट। देखिए ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी का एनडीए में कि डायरेक्ट सिस्टम कौन सा एक्ट में पास हुआ है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरेक्ट सिस्टम पास हुआ है। और इसका मतलब क्या है ना, जो दो हिस्से में सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दो हिस्से में डिवाइड हुए थे, एक सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल में सब्जेक्ट दो हिस्से में डिवाइड हुए थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफरेड जो रूल मतलब सब्जेक्ट है, कैसे चलता था ना, गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर ट्रांसफर सब्जेक्ट को कंट्रोल करते थे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब होता है गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेकर रूल करेंगे। इस तरह दो टाइप का गवर्नर मतलब रूल कर पाते थे। इसको डायरकी और डुअल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई साइमन कमीशन केम इनटू इंडिया। देखिए साइमन कमीशन क्यों इंडिया आया था। The Simon Commission came to India to know how well the 1909 Indian Council Act was working। जो साइमन कमीशन आया था, क्या साइमन कमीशन इसलिए आए थे कि 1909 का एक्ट कैसे चल रहा है उसको जानने के लिए? गलत, साइमन कमीशन इसलिए नहीं आए थे। The Simon Commission came to India to know how well the 1919 Government of India Act was working। हाँ सही है, इसको जानने के लिए साइमन कमीशन आया था। The Simon Commission came to India to prepare report on जालियानवाला बाग massacre। क्या इस मासाक्राई के बारे में आए थे जाने के लिए ना, इसको इसको रिपोर्ट, हाँ हालांकि इसका रिपोर्ट दिए थे, लेकिन ये उनका मेन मुद्दा नहीं था। हाँ बहुत रिवोल्ट हो रहा था, इसके लिए बोले थे कि हाँ हम जालियानवाला बाग का भी हम इंक्वायरी करेंगे। इसका रिपोर्ट भी दिए थे, लेकिन जो उसने शूट किए थे उनको, जो जनरल डायर शूट किए थे उनको अवार्ड दिया गया था, कोई दंड दिया नहीं गया था, इसलिए ये भी उनका लक्ष्य नहीं था। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया टू गिव फ्रीडम टू इंडिया। नहीं, ये भी गलत बात है। ओनली सही है द साइमन कमीशन केम टू इंडिया टू नो हाउ वेल द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज वर्किंग, किस तरह से चल रहा है। तो जो जालियानवाला बाग हुआ था, मैसाक्राई हुआ था, वो करीब 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो साइमन कमीशन है 1927 में आया था। इसलिए उनका एक रीजन ये भी दिखाए थे उस वक्त कि हम जालियानवाला बाग का मासाक्राई को भी हम रिपोर्ट करेंगे कि क्या हुआ था, वो जानने के लिए आए थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। क्या हुआ था ना, उस वक्त जितने भी मेंबर थे वो सारा का सारा ब्रिटिश मेंबर थे, एक भी इंडियन मेंबर उस साइमन कमीशन में नहीं था। इसलिए सारा पार्टी उनको बॉयकॉट किए थे और स्लोगन किए थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। मतलब जो 1927 में साइमन कमीशन आए थे, वो जो कमीशन क्या होता है 1930 में सबमिट किए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी। देखिए साइमन कमीशन में और क्या किए थे ना, साइमन कमीशन ने जो डायरकी को बैन करने के लिए बोले कि हाँ कोई स्टेट में जो डायरकी सिस्टम रूल है वो कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे, उसको बैन कर दो। और क्या किए थे, एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, कंटिन्यूस ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। ये सारा का सारा काम किए थे। फेडरेशन गवर्नमेंट किए थे, प्रिंसली स्टेट को और भी पावर ये में
कंट्रोल में रखने के लिए बात कर रहे थे और कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव और बढ़ाने के लिए बोले थे। To consider the proposal of the commission, the British government convened 3 round-table conference of the representative of the British government, British India and Indian provincial state। क्या हुआ था ना, उसके बाद क्या होता ना, जब साइमन कमीशन ने जब रिपोर्ट सबमिट किए थे 1930 में, उस रिपोर्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, इंडिया को बुला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए थे। उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया में एक नया एक्ट आया है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो जितना भी गलती था 1919 एक्ट में, उसको सुधार के 1935 में एक नया एक्ट आया था, वो भी साइमन कमीशन का रिपोर्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 1935 के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। क्या ये सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसमें 321 सेक्शन थे एंड 10 शेड्यूल थे? हाँ, ये बात सही है। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट में एक्ट को डिवाइड किए थे और उस एक्ट को डिवाइड किए थे। और फेडरल लिस्ट जो था वो किसके कंट्रोल में? सेंट्रल के कंट्रोल में था और 59 आइटम उस फेडरल लिस्ट में रखे गए थे। जो प्रोविंशियल लिस्ट था, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंस के द्वारा कंट्रोल होता था और कोई स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था, उसमें करीब 54 आइटम रखे गए थे। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें क्या हुआ ना, करीब 36 आइटम रखे गए थे। और कॉन्करेंट लिस्ट को मतलब कौन से गवर्नमेंट ध्यान में देते हैं ना, फेडरल लिस्ट का जो ओनर मतलब ध्यान में देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलके बोथ इस कॉन्करेंट लिस्ट को डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। It abolished diarchy in the province and introduced provincial autonomy in its place. It produced for the adoption of diarchy at the center। क्या हुआ ना कि इसमें क्या होता है, प्रोविंस में जो डायरकी सिस्टम हो था वो बंद करके एबलिश करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिए थे और सेंटर में डायरकी सिस्टम लागू कर दिए थे। ऑल द एबव, हाँ, इसमें जो आंसर दिए गए सारा का सारा सही है। देखिए, द एक्ट डिवाइडेड, हाँ, जो बोले जितना बोला था, फेडरल लिस्ट ने 59 आइटम, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम और कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम है। बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, जितना भी 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म लागू कर दिए थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। देखिए, ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ था। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1935 एक्ट 35 एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट व्हिच वाज सेट अप इन 1937। और इसमें क्या, एक फेडरल कोर्ट का भी एस्टेब्लिश्ड किया गया था जो कि 1937 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था 1947, उसके तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए। एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज क्लीमेंट अटली। क्या भारत स्वाधीन के टाइम ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था वो क्लीमेंट अटली थे एंड ही वॉज द लीडर ऑफ लेबर पार्टी। हाँ, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश में वो क्लेमेंट अटली थे और वो एक लीडर थे कौन सा पार्टी के? लेबर पार्टी के। ये बात याद रखिए क्योंकि ये सवाल में आता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस की टाइम ब्रिटिश में कौन सा पीएम थे और वो कौन सा पार्टी का लीडर थे और वो कौन सा पार्टी से बिलोंग करते थे। उनका पार्टी का नाम था लेबर पार्टी और उनका नाम था क्लेमेंट अटली और वो एक ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया इंडिपेंडेंट के टाइम। लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। जो
माउंटबेटन ने क्या किया था ना, इंडिया इंडिपेंडेंट के टाइम क्या पार्टीशन प्लान नाम का कोई प्लान किए थे? हाँ, सही है। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। देखिए, ये जो पार्टीशन प्लान इसको क्यों बोला जाता है ना, देखिए इंडिया को डिवाइड करके दो हिस्से में बांट दिए थे, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। क्योंकि उस वक्त जो बांग्लादेश जो है उसको ईस्ट बंगाल बोला जाता था, वो पाकिस्तान के अंडर में था और ईस्ट बंगाल 1971 में इंडिपेंडेंट होकर एक स्वाधीन और इंडिपेंडेंट देश और कंट्री बना है। ऑल द एबव, हाँ, जितना भी है जो इतनी यहाँ ऊपर जितना भी 3 स्टेटमेंट दिया गया था, सारा का सारा 3 स्टेटमेंट सही है 1947 के एक्ट के तहत। ऑल द करेक्ट। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। क्या हुआ था ना, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ही शोर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रथम और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाए थे ना, जवाहरलाल नेहरू का, और शपथ ग्रहण इन्होंने ही करवाए थे उनके, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन करवाए थे। और उनके बाद जो इंडियन फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे ना, श्री राजगोपालचारी, उनके बाद इंडिया का फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल बने थे। Who was the first person to suggest the formation of a separate constitution in India? देखिए, इनमें से कौन इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले किसने ये प्रस्ताव और सजेशन दिया था? देखिए, जो एम.एन. रॉय है, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये सजेस्ट किए थे कि हाँ, हमारा देश में एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। वाज सजेस्टेड फॉर ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1934। करीब 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सजेस्ट किए थे कि एक हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मानवेंद्र नाथ रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय, उनका जन्म होता है करीब 22 मार्च 1887 में, 1887 में। बॉर्न नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी, इनका नाम जन्म के टाइम क्या था ना, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी था। Was an Indian revolutionary, radical activist and political theorist as well as a noted philosopher in the 20th century। देखिए, ये कौन सा फील्ड के रिलेटेड थे? इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, रेडिकल एक्टिविस्ट थे एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट भी थे, एज वेल एज एक फिलोसोफर भी थे। Roy was a founder of the Mexican Communist Party and the Communist Party of India। रॉय ने दो पार्टी एस्टेब्लिश किए थे, एक पार्टी है मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? कौन सा तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन ने को अडॉप्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए, कौन से तारीख को ना, 26 नवंबर 1949 को इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। लेकिन अडॉप्ट करने के बाद क्या हुआ था ना, करीब 2 महीने रुके थे 26 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 1930 में जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, 1930 जनवरी 26 को इंडिपेंडेंसी डे, मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंसी डे घोषित किया था। इसी डे को मेमोरेबल करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनका साथी ने मिलकर क्या किया था, उस टाइम का 1947 का गवर्नमेंट, 1949 का गवर्नमेंट ने मिलकर 26 जनवरी 1950 को इसको इनेक्टेड किया था। It came into full operation with effect from 26th January 1950। When was the Constitution of India enforced और enacted? ना कब हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू प्रिपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने टाइम लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए करीब 2 years 9 months and 2 years
11 मंथ एंड 17 डेज लगा था, करीब 2 साल 11 महीना 17 दिन, और कहीं कहीं पे भी 2 साल 11 महीना 18 दिन भी दिया जाए। अगर आपको 2 साल 11 महीना 17 दिन दे या 18 दिन दे, दोनों से कोई एक दिया जाएगा, वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टूक ऑलमोस्ट 3 ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन करीब 3 साल लिए थे टू कॉम्प्लीट इस हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, 70 देश को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के जो हमारा एक नया संविधान बना था, उसको पढ़ के लिख के ड्राफ्ट करने के लिए करीब 2 साल 11 दिन 11 महीना 17 दिन लगे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट हेल्ड 11 सीजन कवरिंग ए टोटल ऑफ 165 डेज। सिर्फ लिखने के लिए 165 दिन लगे थे, ठीक है, और 11 सीजन हुआ था। हाउ मेनी आर्टिकल्स कंटेन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल थे ना, उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 395 आर्टिकल थे। करीब क्या सही है, परफेक्ट, 395 आर्टिकल थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कॉन्सिस्ट ऑफ 22 पार्ट्स। कितना पार्ट्स था, 22 पार्ट्स था। 395 395 आर्टिकल था और 8 शेड्यूल था। लेकिन इसको आप अमेंडमेंट करके कितने किया गया ना, 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल है। कहीं कहीं पे 465 भी दिखाता है, लेकिन इसे ही करीब सही माना जाता है 448 और आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल को। Which of the following country do not have any written constitution? इसमें इनमें से जो कंट्री दिया गया है, इस कंट्री में कौन सा कंट्री में अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो देश दिया गया, यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, इन तीनों का किसी के भी पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव। इस जो 3 देश है, यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल, इसके कहीं पे भी किसी का पास भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि यूके को देके और अलग कोई 3 ऑप्शन को देके यूके का नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बोल के ज्यादातर पूछा गया है। न्यूजीलैंड और इजराइल इसको बहुत ही कम पूछा जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंडिया का सबसे पूरा भारत देश का पहला गवर्नर बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो वारेन हेस्टिंग थे, वो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के जो गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे वारेन हेस्टिंग। और जो इंडिया का गवर्नर जनरल बना थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आज मेरा वीडियो में इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश वोकैबुलरी विद राकेश, एक जिसमें इंग्लिश का वीडियो डालता हूँ, दूसरा है फास्ट एग्जाम बूस्टर जिसमें बाकी सब्जेक्ट का वीडियो डालता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।